हाँ जी। आज हम बात करेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन या जिसको हम रिट पिटीशन भी कहते हैं। तो नॉर्मली जो प्रोसीडिंग्स हैं हमारी लॉयर्स की, नॉर्मली हम समझते हैं कि सिविल कोर्ट में सूट्स जाते हैं और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर हाई कोर्ट को हो तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी दावे या सूट आप हाई कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं। और जैसे कंपनीज एक्ट में है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पिटीशन हाई कोर्ट के पास जाती है। और हम ये तय कर चुके हैं कि कोई भी जुरिस्डिक्शन किसी भी कोर्ट को अंडर आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 2 तब मिलेगी जब पार्लियामेंट का कोई लॉ कहेगा कि ये वाला मुकदमा किस अदालत में जाएगा। तो पहली बात तो हम ये तय कर चुके हैं कि नॉर्मल प्रोसीडिंग्स जो जाती हैं अदालतों के पास सिविल डिस्प्यूट्स की, वो सिविल सूट हों, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर किसी कोर्ट को, जिस तरह ट्राइब्यूनल्स भी बने हुए हैं, जैसे हम कंप्लेंट इलेक्ट्रिसिटी की नेपरा के पास लेके जाते हैं, और कस्टम्स ट्राइब्यूनल हैं, फिर टैक्स के ट्राइब्यूनल हैं, फिर इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्राइब्यूनल है। तो जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि लॉ जो है वो बेसिकली डिटर्मिन करता है कि आपने कहाँ लेके जाना है मुकदमा। अच्छा, फिर जो ये रिट का और सिविल सूट का जो मेन की डिफरेंस है ना जी, वो ये है इसमें कि आपकी अपोजिट पार्टी कौन है। एक है क्लासिफिकेशन, जो मेजर क्लासिफिकेशन है ना लॉज की, वो है प्राइवेट लॉज और पब्लिक लॉज। प्राइवेट लॉज में सारे वो कवानीन आएंगे जहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेट एंटिटीज, organizations, these relationships are governed, and if there is a dispute between or among the individuals, then the certain remedy is to file a civil suit, कि आप सूट करेंगे उसमें अदालतों में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें आ जाएगा आपका, जो है वो पार्टनरशिप का लॉ आ सकता है, एंड सो ऑन। जहाँ पे गवर्नमेंट होगी ना, दूसरी पब्लिक लॉ, जिस तरह प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में हमेशा दूसरी पार्टी गवर्नमेंट होगी या सरकार होगी। कोई पब्लिक फंक्शनरी होगा जो कि उस डिस्प्यूट में या उस क्या कहना चाहिए एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स में वो पार्टी होगा। सो अगर कोई भी क्योंकि देखें अब इसमें आपका लेस्को है, आप टैक्स एफबीआर के साथ कोई इशू है, एससीसीपी के साथ किसी का कोई इशू है, नेपरा के साथ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई इशू है, तो फ़र्क क्या पड़ा। अगर यही गवर्नमेंट के इदारे हम देखें कि अगर ये प्राइवेट डोमेन में आए, कंट्रोल्ड बाय द सम प्राइवेट एंटिटीज़, तो फिर ये रिट का जो है वो डोमेन ख़त्म हो जाएगी। सो पहला यार्ड स्टिक एज ए लॉयर, जब हम किसी का मुकदमा लेंगे तो हम सबसे पहले ही देखेंगे कि भी इसकी ग्रीवेंस किसके खिलाफ है। So either there has to be some federal government, provincial government, or a regulatory body, or any institution which is controlled or which is run on the funds of the government. ये भी एक यार्ड स्टिक है बाय द वे, कि अगर वो फंक्शन के साथ साथ ये भी दूसरा भी टेस्ट है कि देखा जाएगा कि इसको फंड्स कहाँ से मिलते हैं। तो ये एक मेजर क्लासिफिकेशन में आपने समझना है हमेशा कि अगर प्राइवेट लोग होंगे तो फिर सिविल का दावा होगा, और अगर दूसरी साइड पे गवर्नमेंट हो तो फिर हम रिट में जा सकते हैं। दिस इज़ दी वन ऑफ दी क्राइटेरिया। अभी हम और भी इसके अलावा लवाजमात कुछ देखेंगे कि जो होने ज़रूरी हैं। फिर जो दूसरा की एलिमेंट है वो उसको आप कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन और एग्रीव्ड पार्टी। ये आर्टिकल 199 में एक जगह एग्रीव्ड पार्टी वर्ड यूज़ हुआ है, ये रिट ऑफ सर्चोरारी और रिट ऑफ मैंडमस के क्या कहना चाहिए जो आर्टिकल हैं अगर आप देखेंगे। लेकिन जहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात है ना, वहाँ है एग्रीव्ड पर्सन। तो इसमें काफ़ी मैंने पिछले दिनों थोड़ी सी तहकीक की कि भाई इसमें मेन फ़र्क ढूंढने हैं। तो मेन फ़र्क बहरहाल अदालतें इसी तरह ही देखती हैं कि अगर पार्टी है तो वो किसी ना किसी प्रोसीडिंग्स में ऑलरेडी बंदा पार्टी हो, वेर एज जो पर्सन है इट कैन बी एनी पर्सन। बहरहाल फिर भी अदालतों ने इसको, ये डिवीजन बेंच का ये कामिल अहमद का केस था एनवायरनमेंट का, नहीं एनवायरनमेंट का नहीं था, ये ऑरेंज ट्रेन वाला केस था, ये मंसूर अली शाह साहब के दौर में हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि बहरहाल एनीवन हु कैन शो बिफोर द कोर्ट दैट ही इज़ एग्रीव्ड एंड ही हैज़ नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द लिटिगेशन, कोई वेस्टेड राइट ना हो बल्कि वो इंडिपेंडेंटली बहुत सारे लोगों के, जिसको आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं,
अगर वो मामला अदालत के सामने हो तो फिर जो है वो अदालत में रिट लाए करेगी। तो ये तो है बेसिक क्या कहना चाहिए। और इसके अलावा एक और जो हम देखते हैं आर्टिकल 199 में रिक्वायरमेंट, वो है अल्टरनेट रेमेडी की। अल्टरनेट रेमेडी भी जहाँ पे मौजूद हो, जिस तरह हमने पहले बात की कि कानून ही डिटर्मिन करता है कि किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, इसी तरह हर कानून दाद रसी या रेमेडी भी प्रोवाइड करता है। सो अगर कोई इफ देर इज अ स्पेशल लॉ टू योर मैटर और द डिस्प्यूट यू आर वर्किंग ऑन, तो फिर उस कानून के तहत आपको वो रेमेडी लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे भी फिर आइन ने एक और गुंजाइश दी कि अल्टरनेट रेमेडी ना सिर्फ हो, इट हैज़ टू बी एफिकेशियस। एफिकेशियस रेमेडी अब बड़ी एक ब्रॉड और एक सब्जेक्टिव टर्म है, जिसको अदालतों ने इन सर्टन केसेस इफ़ जजेस सेटिस्फाइड कि ये रेमेडी एफिकेशियस है तो वो इंटरवीन नहीं करेगा जो कि लॉ ने प्रोवाइड की है। बट इफ़ ही थिंक्स दैट मे बी क्योंकि देखें हमारे जजेस हम वही है ना जो पहले वकील थे और हम में से जज बने हैं, तो उनको मामले का नेचर का पता चल जाता है कि ऑन इक्विटी या ऑन द बैलेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के कितना जो है वो बंदा प्रेजुडिस हो जाएगा अगर उसको एक आम जो दूसरा प्रोसेस है सिविल का उसमें अगर डाल दिया जाएगा। तो एक मारूजी बात इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि ये रिट पिटीशन जब भी हम लेके तो चले जाते हैं कोर्ट्स में, लेकिन इसमें बहुत एक लार्ज डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा केस लॉ, बहुत अच्छा कानून और हर चीज़ हमारी फेवर में होती है, लेकिन अदालतें स्टिल इंटरवीन नहीं करती। क्या है वहाँ पे एक सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है। क्योंकि लॉ में दो चार या एक साइंटिफिक अप्रोच जो है लॉ की, वो क्या कहना चाहिए, वो हम नहीं ले सकते। हमें हमेशा देखना है, इसी तरह हमने बड़ों से सुना या देखा या आमतौर पे देखते भी हैं कि कौन सी रिट किस जज साहब पे जाएगी तो क्या फ़ैसला आएगा। तो ये ऐसा मसला नहीं है कि ये कोई गलत बात है, लेकिन ये है कि ये एक मारूजी हकायक हैं जिनके अंदर रहते हुए हमने चलना है। आखिर इंसान है, अगर 7 जजेस बैठते हैं एक बेंच पे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वही फैक्ट्स हैं, वही लॉ है, बट 4 जजेस और फैसला करते हैं और 3 जजेस डिफरेंट फैसला करते हैं। अब हम मतलब जो क्या कहना चाहिए मेजॉरिटी का व्यू है वो जजमेंट ऑफ द कोर्ट तो है, बट एज ए लॉयर हम क्रिटिक कर सकते हैं मेजॉरिटी के व्यू पे और हम कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी ने व्यू दिया है ये ज़्यादा बेहतर व्यू है। तो ये क्या है कि ये बेसिकली हमें एज ए लॉयर एक ट्रेनिंग भी हमें इसी स्टेज पे बच्चों की भी करनी चाहिए, और हम भी विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते हैं कि कोई एक थंब रूल नहीं है। इसमें आपको ओपन माइंड के साथ अपनी दलील के साथ बात करनी है। हो सकता है आपकी दलील जज साहब माने, हो सकता है ना माने। तो इसी तनाज़र में एक और बात आपने रिट में जब आप रिट्स फाइल करेंगे तो ये याद रखनी है कि जो चीज़ें हैं ना जी, वो आपने ज़्यादातर फैक्ट्स पे ज़्यादा ज़ोर देना है अदालत के सामने। वो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, क्योंकि ये है इक्विटेबल रेमेडी है। इक्विटेबल रेमेडी का मतलब क्या है कि ये सारी जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस करती है कि आपका जो कंडक्ट है वो अबव बोर्ड होना चाहिए। नो वन कम टू द कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स, ये है। या अगर आप रिट आर्गू कर रहे हैं और किसी जगह पे जज साहब को आपका कंडक्ट शेकी लगा है या लगा है कि भई आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती कर दी है, तो फिर अगर आपका रिलीफ बनता भी हो तो देयर इज़ ए लिटिल चांस यू गेट इट। सो हम खुद भी ये कोशिश करते हैं और हम मतलब अपने जिनके साथ भी काम करें या ट्रेनिंग्स को ये कहते हैं कि जब भी आपने रिट आर्गू करनी है तो एक तो ये कोशिश करनी है, लॉ से ज़्यादा मुशक्क़त आपने फैक्ट्स पे करनी है। फैक्ट्स पे जब आप करेंगे तो जज साहब आपसे शुरू में तो ज़रा फैक्ट्स पूछेंगे। अगर आपने दिखा दिया अदालत को कि भाई फैक्ट्स पे आपका बहुत अच्छा केस है, और दूसरा जो सबसे रेलिवेंट पर्टिनेंट मामला है कि आपने दिखा दिया कि आपके क्लाइंट के साथ ज्यादती हुई है सरकारी मामले में, तो फिर बहुत कम चांस है कि आपको रिलीफ ना मिले। क्योंकि मैं कह चुका हूं कि ये सारे मामला सब्जेक्टिव में। हो सकता है कि आप दूसरे वकील साहब के पास
बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट पे आपके खिलाफ कोई क्या कहना चाहिए प्रेसिडेंट हो या वो केस लॉ प्रोवाइड करें जज साहब को। लेकिन अगर जज साहब ने समझ लिया कि भाई फैक्ट्स पे इसका केस बनता है और इस बंदे के साथ हो भी ज्यादती रही है, तो फिर उस देन जजेस हैव मिलियन वेज टू बाईपास एनी प्रीवियस प्रेसिडेंट। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्न दिस, क्योंकि बाज़-औक़ात होता है ऐसे ही है कि हम केस तैयार करते हैं, लॉ पे प्रोविजन भी हमारे हक में है, केस लॉ भी हमारे हक में है, और हम जाते हैं कहते हैं कि जी अभी जज साहब के पास जाएंगे और हम बहस करेंगे और हम मुकदमा जीत जाएंगे, वेयर जज साहब इतना उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये जो है ना रिटों में ये है कि वकालत वैसे तो ज़ाहिर है सिविल साइड से भी बड़ी लर्निंग है, इधर भी जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ख़ास तौर पे जो मैटर है ना, कि हम कहते हैं कि जी रिस्पेक्ट करें अगले बंदे की ओपिनियन की, और एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये वाली चीज़ें ना जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में प्रैक्टिस करते हैं, तो इस पे आपकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है और आप फिर ये वाले मामलात सीखते हैं।